नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि जाकिर नाइक से जुड़ी है। भगोड़े जाकिर नाइक को भारत लाने की तैयारी हो रही है। सीबीआई और ईडी की कोशिशों का असर दिख रहा है। अब जाकिर के लिए बच पाना मुश्किल है। इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक मलेशिया में छिपा बैठा है। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज है और अब उसको भारत वापस लाने की तैयारी की जा रही है। तो सीबीआई और ईडी की तमाम कोशिशों का असर दिखने लगा है। जाकिर के लिए बच पाना मुश्किल है। उसे हिंदुस्तान लाने की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि जाकिर नाइक से जुड़ी हुई है। भगोड़े जाकिर नाइक को भारत लाने की तैयारी हो रही है। संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? देखिए, साल 2019 में जिस तरह से जाकिर नाइक यहाँ भारत से फरार होकर मलेशिया पहुंचा था और फिलहाल मलेशिया में वो रह करके वहां पर जिस तरह से भारत विरोधी वहां पर कई बयान को भी वहां पर दिया गया है, तो हालांकि भारत में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी, इसके साथ साथ एनआईए ने उस जाकिर नाइक के खिलाफ कई मामले को दर्ज किया था। तो उन्हीं मामलों में पूछताछ के लिए और उस आरोपी को भारत लाना चाहती है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा फिर से मलेशियाई सरकार को खत लिखा गया है और भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय के द्वारा एक विशेष खत जो है मलेशियाई सरकार को लिखा गया और कहा गया कि जाकिर नाइक को जल्द से जल्द भारत में प्रत्यर्पित कराया जाए और उसके प्रत्यर्पण संबंधी जो खत है वो लिखा गया है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में बहुत ही जल्द भारत को सौंप सकता है मलेशिया और इससे संबंधित जितनी भी औपचारिकताएं हैं उसको केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर रही है। और जिस तरह से यहाँ पर उसके खिलाफ बड़े आरोप थे, तो उस तमाम मामलों को देखते हुए उसे जल्द ही भारत लाया जा सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और प्रयागराज में हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। एसआरएन अस्पताल में मरीज की जूतों से पिटाई के मामले में अपडेट सामने आया है। प्राचार्य प्रोफेसर एसपी सिंह ने जांच बिठा दी है। सीएमओ और ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज इस पूरे मामले की जांच करेंगे। डॉक्टर्स ने मरीज की पिटाई की थी। सोशल एक्टिविस्ट ने इस बात की शिकायत की थी और अब इसके बाद संज्ञान लिया गया है प्राचार्य प्रोफेसर एसपी सिंह की तरफ से, जिन्होंने जांच का आदेश दिया है। सीएमओ और ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज अब पूरे मामले की जांच करेंगे कि यहां पर डॉक्टर ने मरीज की पिटाई क्यों की। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब खबर का असर हुआ है। खुद यहां पर प्राचार्य प्रोफेसर एसपी सिंह ने इसका संज्ञान लिया, जांच का आदेश दिया है और कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। अमरोहा से तेंदुए के लाइव रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई है। यहां पर रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव खजूरी के जंगलों में तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल था, जिसके बाद सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को दबोच लिया गया। खबर है कि अभी दूसरा तेंदुआ वन विभाग की पकड़ से दूर है, जिसको अभी तलाशा जा रहा है। फिलहाल इलाके में दहशत अभी भी बरकरार है। प्रयागराज में 4 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। खबर है कि पति पत्नी, बेटी और बहू चारों को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि परिवार का बेटा उस वक्त घर से बाहर गया था खरीदारी करने के लिए, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन अब तक हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस हत्या की तहकीकात कर रही है ताकि हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर दनकौर थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो गया। खबर है कि हाई टेंशन लाइन कई दिनों से टूटी पड़ी थी, जिसको ठीक करने का काम नहीं किया गया और करंट लगातार दौड़ता रहा, जिससे मवेशी चरा रहे किसान और मवेशी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए और किसान और 4 मवेशियों की मौत हो गई। दर्दनाक हादसा हुआ ग्रेटर नोएडा के दनकौर में। बड़ी लापरवाही बिजली विभाग के सामने आई है। यहाँ पर हाई टेंशन लाइन का तार टूट गिरा था। सूचना के बावजूद न तो यहाँ पर लाइट काटी गई और ना ही तार को ठीक किया गया। परिणाम यह हुआ कि किसान और 4 मवेशी इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे। और अब एक और बड़ी खबर की बात करते हैं जो कि कानपुर से है, जहां पर कानपुर में हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां शोभन सरकार के जल समाधि के दौरान उमड़ी भीड़ पर कार्रवाई हुई है। 4100 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। चौबेपुर थाने में दर्ज हुए 3 अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमे। यहां पर शोभन सरकार के अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी।
सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। असर यह हुआ कि 41 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे देश को ठप कर दिया। ये क्यों किया गया था? इस फैसले के पीछे की कहानी क्या थी? शायद आपके मन में भी इन सवालों का जवाब यही होगा कि सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन किया था। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या जिस बात का डर था अब वही हो रहा है? प्रदेश में 23 करोड़ की जनसंख्या है। देश के सबसे बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश में 75 जिले हैं। देश के कई प्रदेशों में जब कोरोना पैर पसार रहा था, तब यूपी सरकार कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने में एक तरह से कामयाब होती दिखाई दे रही थी। लेकिन अब तस्वीर बदलने लगी है। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है, इसकी पूरी तहकीकात आपके सामने रखेंगे। सरकार के पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन जो तस्वीर अब तक साफ हुई है वो हैरान करने वाली है। प्रयागराज वो जिला था जो कभी ग्रीन जोन में शामिल था, लेकिन संगम नगरी अब परेशान है क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला जारी है। 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक ही परिवार के मिले जिन्होंने मुंबई से घर वापसी की है। मऊ में कोरोना पॉजिटिव मिला है जो महाराष्ट्र से लौटकर आया है। लखीमपुर खीरी में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी मुंबई के धारावी से जुड़ी हुई है। और महाराजगंज में 2 नए केस मिले हैं जिन्होंने दिल्ली और मुंबई से घर वापसी की है। ये कुछ जिलों की कहानी है, लेकिन इन्होंने सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। सरकार अब जमातियों से ज्यादा प्रवासियों से फैलने वाले संक्रमण से चिंतित दिखाई दे रही है। सरकार नाम लेने से कतरा रही है, लेकिन बढ़ते आंकड़े संकेत देते दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में अब घरातियों से ज्यादा बाराती मुश्किल पैदा करने वाले हैं। आज के उसमें टोटल पॉजिटिव हमारा 45 ही है और 45 में से हम निकाल लें तो मुश्किल से हमको लगता है 15 या 20 ऐसे कुछ होंगे जो उस लेबर कैटेगरी में आ सकते हैं। बाकी हमारे पुराने केसेस के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ही निकल रहे हैं। तो अभी उससे ज़्यादा अभी हम इसको बता भी नहीं पाएंगे। वो पूरा जो हमारा बाढ़ जो आने वाली है उसमें वो धीरे धीरे करके आ रही है। वैसे अब तक प्रदेश में प्रवासी कामगार लाखों की संख्या में लौट चुके हैं। सरकार के पास ऐसे आंकड़े नहीं हैं जैसे जमातियों के मामले में थे, लेकिन अब तक की तस्वीर बताती है कि पूरे प्रदेश में 52 कोरोना पॉजिटिव हाल में ऐसे सामने आए हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री दूसरे राज्यों से जुड़ी हुई है। तो क्या ऐसे में कह सकते हैं कि मजदूरों संगाई प्रदेश में महामारी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलेटिन में बात करते हैं उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की, जहां पर प्रवासियों को लेकर अपडेट ये सामने आया है कि इनके आने के चलते प्रदेश में कोरोना बम फूटा है। उत्तराखंड में एक दिन में 6 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 78 हो गई है। पिछले 2 दिनों में प्रदेश में 9 नए मरीज मिले हैं। दोपहर में 3 देहरादून के मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। वहीं देर शाम उधम सिंह नगर में 3 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर हम आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। यहाँ पर कोरोना के मरीजों की संख्या 78 हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से प्रवासी कामगार और श्रमिक लौटकर राज्य में आ रहे हैं, उसके चलते नंबर्स बढ़ रहे हैं। आज ही यहाँ पर 6 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। देहरादून में 3 और उधम सिंह नगर में भी 3 मरीज मिले हैं। सभी को फिलहाल हॉस्पिटल में रखकर इलाज किया जा रहा है। संवाददाता शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? देखिए, जो 36 घंटे के अंदर पिछले 36 घंटे के अंदर 9 नए मामले उत्तराखंड के भीतर आए हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है। और 9 के 9 लोग वो हैं जो प्रवासी हैं और जो अन्य राज्यों से वापस लौटे हैं। जो अभी ताजा मामला आज शाम जो 3 मामले कंफर्म हुए हैं वो उधम सिंह नगर जिले के रहने वाले हैं, जिसमें से 2 युवक खटीमा के रहने वाले हैं। और खटीमा के जो रहने वाले युवक हैं ये महाराष्ट्र के अंधेरी, मुंबई के अंधेरी से लौट करके आए हैं कुछ दिन पहले ही। और जो रुद्रपुर में एक छोटी बच्ची 10 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, वो दिल्ली से लौटी है। तो इस तरीके से शाम होते होते 3 और मामले आ गए। कल 3 मामले आए थे और आज सुबह सुबह तड़के ही हमें 3 मामले देहरादून से सामने आए थे और उसके बाद अब 3 मामले उधम सिंह नगर से आ गए हैं। तो इस तरीके से 9 मामले सामने आ गए हैं पिछले 36 घंटे के भीतर। तो इसलिए राज्य सरकार की टेंशन बढ़ गई और सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इसमें जो प्रवासी लोग हैं वो सभी सब वो सब के सब हैं जो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है
कि जो राज्य के भीतर का रहने वाला हो, ये मूलतः यहीं के रहने वाले हैं लेकिन दूसरे राज्यों में नौकरी करते थे या फिर ये बच्ची अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहती थी, तो वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। और अब इनकी सबकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है क्योंकि ये बसों के जरिए आए थे और जिन बसों में आए थे उसमें कई सारे यात्री थे। तो ऐसे में उन यात्रियों की भी तलाश की जा रही है कि आखिर ये किन बसों में बैठे थे और उस बस में कौन कौन यात्री थे और वो तो कहीं संक्रमित नहीं हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जिले आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मजदूरों, रेहड़ी वालों और किसानों को लेकर आज क्या कुछ ऐलान करती हुई नजर आई। 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों के लिए 5,000 करोड़ का ऐलान किया गया है, जिससे प्रति व्यक्ति को 10,000 रुपए की लोन की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए राहत का ऐलान किया गया है। प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने मुफ्त अनाज दिया जाएगा। वहीं किसानों के लिए सरकार ने 30,000 करोड़ का फंड जारी किया है, जिससे 3 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। सभी को किसान क्रेडिट कार्ड भी देना अनिवार्य है और सरकार की प्राथमिकता है। बिना कार्ड वाले किसानों को भी सस्ता कर्ज दिया जाएगा। रबी की फसल के लिए भी सरकार किसानों की मदद करेगी। 5,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा केवल इनके लिए, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी इनके लिए लेकर आए हैं। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है, तो 2,000 10,000 तक वो अपना सामान लेने की उसको सुविधा मिल सकती है। और ये 1 महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। ऐसे लगभग 50 लाख सड़कों पर, रेहड़ी पर, फड़ी पर काम करने वाले, ठेले पर बेचने वाले लोगों को, घरों में काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। और 5,000 करोड़ रुपए की सुविधा केवल ये श्रमिक, हमारे पटरी पर काम करने वाले ठेले और रेहड़ी वालों के लिए किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसमें दी है। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार करवाने जा रही है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरीज लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना, प्रति फैमिली 1 किलो चना और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। इसके लिए मोदी सरकार 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्त मंत्री का धन्यवाद किया। सीएम ने कहा कि वित्त मंत्री ने जिस पैकेज का ऐलान किया है उसकी मदद से आसान किश्तों में 10,000 रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था की गई है। छूट दी गई है कि इन सबको इस पैकेज के दायरे में ला करके इन्हें 10,000 रुपये तक का लोन देने की, आसान किस्तों में लोन देने की व्यवस्था इस पैकेज में देने का कार्य हुआ है। देश का लगभग 4 करोड़ यह ठेला और पटरी व्यवसायी इससे लाभान्वित हो। भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन तो लगाई ही है, लेकिन साथ साथ उनके खाने रहने के लिए भी राज्यों के साथ आपदा राहत निधि से सहयोग देने का जो प्रावधान किया है वो तो स्वागत योग्य था ही। आगामी 2 महीनों के लिए इन सभी श्रमिकों को 2 माह तक 5 किलो गेहूं और चावल तथा 1 किलो दाल देने की व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। अमित शाह ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। एक ट्वीट में शाह ने लिखा कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए मोदी सरकार द्वारा देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों व मध्यम वर्ग के जीवन को सुगम बनाने के लिए आज जो राहत उपलब्ध करवाई गई है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा टेक्नोलॉजी के उपयोग से रिफॉर्म को बल देते हैं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना से मोदी सरकार ऐसे प्रवासी परिवार जो अन्य राज्यों में राशन का लाभ नहीं उठा सकते उनकी मदद करेगी। इससे सभी प्रवासी लाभार्थी अपने नजदीकी राशन की दुकानों से राशन ले पाएंगे। यूपी का युवा अब पलायन नहीं करेगा, वो आत्मनिर्भर बनेगा, स्वरोजगार करेगा और दूसरों को रोजगार देगा भी। ये सपना है सीएम योगी आदित्यनाथ का और इस सपने को साकार करने के लिए यूपी सरकार ने आज एक और कदम आगे बढ़ा दिया है।
राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि कोरोना काल की चुनौतियों को हमें अवसर में बदलना है और 24 घंटे के भीतर ही यूपी सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 56,754 उद्यमियों को एक मुश्त 2,002 करोड़ के लोन बांटे। दरअसल यूपी सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। जैसे ही केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, सीएम योगी एक्शन में आ गए। बैंकों ने मिलकर के विभाग के साथ बेहतर समन्वय बनाया और ऑनलाइन जो व्यवस्था की उसके तहत 56,000 से ज़्यादा लोग एक साथ 2,002 करोड़ रुपए का लोन एक साथ प्राप्त कर रहे हैं। और ये 56,754 का मतलब 2 लाख लोगों को सीधे सीधे हम रोजगार देने की गारंटी इसके साथ ही जोड़ रहे हैं। ऑनलाइन लोन वितरण में जिन योजनाओं के तहत पैसा दिया जाएगा वो इस प्रकार हैं: प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना और एमएसएमई योजनाओं के लिए भी लोन दिया जाएगा। यूपी में ऑनलाइन मेला शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वराज संगम योजना की शुरुआत के साथ साथ एमएसएमई साथी ऐप भी लॉन्च किया। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक अवसर है जब एमएसएमई सेक्टर के लिए कल इतना भारी भरकम पैकेज घोषित हुआ है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में आना चाहिए कि हमारा प्रयास हो कि उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर इसका सबसे बड़े पार्ट को लेकर के लाभान्वित हो और उत्तर प्रदेश में हम रोजगार की इतनी संभावनाओं को विकसित करें। लॉकडाउन अवधि में इतनी बड़ी धनराशि का लोन देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम कामगारों और श्रमिकों को यूपी की ताकत बनाएंगे। ये हमारे लिए पलायन का कलंक हटाने का भी बड़ा अवसर है। और उत्तर प्रदेश में तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जिसको केवल लोकल ही नहीं, उसको ग्लोबल बनने की क्षमता उसमें है। लेकिन हम अपनी चीजों को समय के अनुसार उसको एक नए टेक्नोलॉजी के साथ, नई डिजाइन के साथ आगे बढ़ाने के बारे में प्रयास प्रारंभ तो करें। बहुत संभावनाएं हैं, बहुत पोटेंशियल है और हमें इस पे आगे कार्य करना चाहिए। और इस दिशा से आज एमएसएमई ई साथी पोर्टल भी लॉन्च हुआ है आप सबकी मदद करने के लिए। योगी सरकार ने पहले से ही ओडीओपी योजना शुरू की है और अब पीएम मोदी के लोकल को ग्लोबल बनाने के आह्वान के बाद सरकार चाहती है कि मेड इन यूपी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने साफ किया कि नए उद्योग अफसरशाही में न फंसे, इसके लिए नई उद्योग नीति तैयार कर ली गई है जिसे लॉकडाउन खुलते ही पहली कैबिनेट में पेश किया जाएगा। जो हमारे एमएसएमई के लोग हैं उन लोगों को हमसे बातचीत करने के लिए सुविधा नहीं थी और उनका समाधान हम दे नहीं पा रहे थे, तो उसके लिए आज एमएसएमई साथी एक पोर्टल ऐप हम लोग ने उसको आज लॉन्च भी कर दिया है और उसके माध्यम से जितने भी कोई नए निवेशक हों, चाहे उसके अंदर जो पुराने हैं उनकी कठिनाइयाँ हों, जिस विभाग से कठिनाइयाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हैं उसको संबंधित विभाग को जोड़ा हुआ है। एक प्रकार से हमने उसको सिंगल विंडो आज एमएसएमई साथी के रूप में आज प्रस्तुत किया है। योगी सरकार की कोशिश है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के पीएम के सपने को साकार किया जाए। यूपी के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि 2 जून की रोटी के लिए उन्हें फिर से पलायन न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना वायरस से लड़ाई में आगे कदम बढ़ाते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम केयर्स फंड में अपनी मार्च की पूरी सैलरी देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पूरे 1 साल उन्होंने अपने वेतन में 30% कटौती का फैसला किया है। राष्ट्रपति भवन के बयान के मुताबिक खर्च को कम करने के लिए राष्ट्रपति के घरेलू कार्यक्रमों में काफी कमी की गई है। राष्ट्रपति भवन में सभी कार्यक्रम अब छोटे स्तर के होंगे और कम खर्च वाले होंगे। राष्ट्रपति की लिमोजिन कार की खरीद को भी टालने का फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति भवन के मुताबिक और सरकार के मौजूदा संसाधनों को साझा किया जाएगा। पुलिसकर्मियों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस विभाग एक्टिव हो गया है। इसी मुहिम में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने नोएडा में काम कर रहे पुलिसकर्मियों को च्यवनप्राश और साथ ही कोरोना किट बांटी। इस किट में सैनिटाइजर, मास्क, छाता, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं।
और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।